एक समय की बात है। एक राजा को अपने लिए एक योग्य पत्नी की तलाश थी। उसने सोचा कि महल में रहकर वो कभी किसी का असली स्वभाव नहीं जान पाएगा, इसलिए उसने राजसी वस्त्र त्यागे और एक साधारण गरीब आदमी का भेष बनाया। वो चुपचाप पैदल ही महल से निकल पड़ा। अभी वो नगर की सीमा से बाहर निकला ही था कि उसे रास्ते में एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने गांव की ओर जा रहा था। राजा ने उसके पास जाकर बड़े ही विनम्र भाव से बातचीत शुरू की। राम राम भाई, कहाँ की तैयारी है? राम राम भाई, बस अपने गांव लौट रहा हूँ। दोनों साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद राजा ने अचानक किसान से एक अजीब सवाल कर दिया। भाई, तुम इस तरह पैदल क्यों चल रहे हो? धूप तेज है, आओ मेरे साथ सवारी कर लो। अरे भाई, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो खुद ही धूल में सने हुए पैदल चल रहे हो। ना तुम्हारे पास घोड़ा है, ना पालकी। भला तुम मुझे अपनी सवारी पर कैसे बिठाओगे? किसान की बात सुनकर राजा बस रहस्यमयी ढंग से मुस्कुरा दिया और कोई जवाब नहीं दिया। दोनों फिर से चुपचाप धूल भरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद उनकी नजर सड़क किनारे एक लहलहाते खेत पर पड़ी। सुनहरी गेहूं की फसल हवा में झूम रही थी। वाह, क्या शानदार फसल है! इस बार तो अनाज की कोई कमी नहीं होगी। हाँ भाई, फसल तो वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि ये कटी हुई है या बिना कटी? अरे भाई, क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ा है? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि फसल खेत में खड़ी है? अभी तो इसे काटा भी नहीं गया है, फिर तुम ऐसा बेतुका सवाल क्यों कर रहे हो कि ये कटी है या बिना कटी? भाई, दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो होती कुछ और है, लेकिन दिखाई कुछ और देती हैं। किसान को लगा कि इस आदमी से बहस करना बेकार है। वो बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ गया। अभी वे थोड़ी ही दूर चले थे कि सामने से एक अर्थी आती दिखाई दी। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए एक शव को शमशान की ओर ले जा रहे थे। राजा ने अर्थी की ओर इशारा किया और एक और अजीब सवाल पूछ लिया। भाई, ये तो बताओ कि आदमी जिंदा है या मुर्दा? अरे ओ भले आदमी, क्या सच में तुम्हारे दिमाग का कोई पेंच ढीला हो गया है? साफ दिख रहा है कि लोग इसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। अगर ये जिंदा होता तो क्या लोग इसे शमशान ले जाते? भला मुर्दे को भी कोई जिंदा कहता है? चलते चलते अंधेरा घिरने लगा था। तभी रास्ते में किसान का गांव आ गया। किसान अपनी झोपड़ी की ओर मुड़ने ही वाला था कि उसे अपने अजीबोगरीब साथी का ख्याल आया। अरे भाई, शाम हो गई है और मेरा गांव भी आ गया। अब ये बताओ कि तुम्हारी मंजिल कहाँ है? तुम कहाँ जाओगे? भाई, मेरी मंजिल तो अभी यहाँ से कोसों दूर है। सच कहूँ तो चलते चलते पैर जवाब दे रहे हैं और भूख भी सता रही है। मैंने सोचा है कि अब रात में ही कहीं बिता लूं और कल सुबह अपनी यात्रा फिर शुरू करूं। राजा ने गांव की ओर देखते हुए आगे पूछा। क्या तुम्हारे गांव में कोई सराय या धर्मशाला होगी जहां मैं रात गुजार सकूं? मैंने सुना है गांव के लोग बहुत मेहमान नवाज होते हैं। किसान सोच में पड़ गया। उसे राजा की अजीब बातों पर गुस्सा तो आया था, लेकिन उसका दिल साफ था। उसने मन ही मन सोचा, बेचारा परदेसी है, रात को कहाँ धक्के खाता फिरेगा। पता नहीं इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। सराय में तो इसे कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। क्यों ना इसे अपने ही घर ले चलूं। एक रात की ही तो बात है, सुबह होते ही अपना रास्ता पकड़ लेगा। देखो भाई, ये बहुत छोटा सा गांव है। यहाँ तुम्हें कोई सराय नहीं मिलेगी और ना ही तुम यहाँ किसी को जानते हो। ऐसे में तुम्हारा भटकना ठीक नहीं। ऐसा करो, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जो रूखा सूखा हम खाएंगे वही तुम भी खा लेना और आराम से सो जाना। भाई, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम बहुत ही भले आदमी हो। तुम्हारी उदारता देखकर मन खुश हो गया। लेकिन तुम्हारे साथ चलने से पहले मैं एक बात जानना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में कुल कितने सदस्य हैं? भाई, मेरे घर में हम कुल 3 ही लोग हैं। एक मैं, मेरी पत्नी और मेरी इकलौती बेटी। जब राजा ने सुना कि किसान की एक बेटी भी है तो उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने तुरंत अगला सवाल दागा। तो क्या तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है? नहीं भाई, अभी नहीं, पर इस बार सोचा है कि फसल बेचकर जो पैसे आएंगे उनसे अपनी बिटिया के हाथ पीले कर दूं। बातें करते करते वे किसान के घर के द्वार पर पहुंच गए। किसान ने दरवाजा खटखटाया। अंदर उसकी पत्नी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुलते ही उसने अपने पति के साथ एक अजनबी को देखा तो वो थोड़ी हैरान रह गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। किसान का घर छोटा था पर बहुत ही सलीके से सजाया हुआ था। उसे देखकर साफ लग रहा था कि किसान ने अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी इसी घर को संवारने में लगा दी है।
घर के एक कोने में छोटा सा दिया जल रहा था, जिसकी रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी। तभी पास के कमरे का दरवाजा खुला और वहाँ से एक लड़की बाहर आई। उसे देखकर ऐसा लगा मानो साक्षात चांद की चांदनी जमीन पर उतर आई हो। वो इतनी रूपवान और सौम्य थी कि राजा उसे देखता ही रह गया। लड़की ने मर्यादा के साथ धीरे से राजा को नमस्कार किया और एक ओर खड़ी हो गई। राजा ने खुद को संभाला और घर के चारों ओर देखते हुए बोला, भाई तुम्हारा मकान वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसे देखते हुए लगता है कि इसमें एक ईंट की कमी रह गई है। अरे भाई, तुम तो कमाल के आदमी हो। मैंने अपनी पूरी उम्र की कमाई इस घर में लगा दी, इसे इतना मजबूत और सुंदर बनाया, और तुम्हें इसमें एक ईंट की कमी नजर आ रही है। क्या क्या है हो तुम? अच्छा, अब इन बेतुकी बातों को छोड़ो। थक गए होगे, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। घर में चने का साग और बाजरे की रोटी बनी है, गर्मा गर्म खाना खाते हैं। किसान की पत्नी ने देखा कि घर में मेहमान आया है, तो उसने प्यार और सत्कार दिखाते हुए चने के साग और बाजरे की रोटी के साथ थोड़ी सी मीठी खीर भी तैयार कर ली। सभी ने बड़े चाव से भोजन किया। खाना खत्म करने के बाद राजा उठा और हाथ मुंह धोकर किसान से मुखातिब हुआ। भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, पर मेरी एक पुरानी आदत है, रात को खाने के बाद मैं कुछ देर टहलता हूँ। ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मैं बस थोड़ी देर में टहल कर वापस आता हूँ, तब तक तुम लोग दरवाजा बंद कर लो। राजा के बाहर जाते ही किसान ने कुंडी लगाई और एक लंबी सांस छोड़कर अपनी पत्नी और बेटी के पास आकर बैठ गया। उफ, भाग्यवान, आज न जाने कैसा अजीब आदमी गले पड़ गया है। रास्ते भर ऐसी ऐसी ऊटपटांग बातें करता आया है कि मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। कभी कहता है फसल कट गई, कभी मुर्दे को जिंदा बताता है। किसान ने रास्ते में हुई सवारी वाली बात से लेकर घर में एक ईंट की कमी तक की सारी कहानी अपनी पत्नी और बेटी को विस्तार से सुना दी। उसकी बेटी, जो बहुत ही चतुर और समझदार थी, हर बात को बड़े ध्यान से सुन रही थी। जब किसान चुप हुआ तो वो मुस्कुराई। पिताजी, आप जिसे बेवकूफ समझ रहे हैं, असल में वो आदमी कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि बहुत बड़ा अक्लमंद और ज्ञानी है। अरे बिटिया, तू उसकी तरफदारी कर रही है? जरा सोच तो सही, वो भी पैदल चल रहा था और मैं भी धूल छानता हुआ पैदल ही आ रहा था। फिर भी उसने मुझसे कहा, भाई पैदल क्यों चल रहे हो, आओ मेरी सवारी पर बैठ जाओ। अब तू ही बता, क्या ये पागलों वाली बात नहीं है? नहीं पिताजी, उनके कहने का मतलब ये था कि जब दो आदमी बातें करते हुए रास्ता काटते हैं तो वो सफर सवारी जैसा ही आसान हो जाता है। उन्होंने आपको अपनी बातों की सवारी पर बिठाने की पेशकश की थी ताकि रास्ता छोटा लगे। बेटी, तू कहती है तो मैं सवारी वाली बात मान लेता हूँ, लेकिन वो अर्थी वाला वाकया, जब लोग एक मुर्दे को कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे, तब उसने मुझसे पूछा, ये आदमी जिंदा है या मुर्दा? भला ये भी कोई पूछने की बात है? पिताजी, इस बात का भी बड़ा गहरा मतलब है। दरअसल वो इंसान के शरीर की नहीं, उसके कर्मों की बात कर रहे थे। अगर मरने वाला इंसान नेक, ईमानदार और दूसरों की भलाई करने वाला था, तो वो मरने के बाद भी लोगों की यादों और उनके दिलों में हमेशा जिंदा रहता है। लेकिन अगर वो बुरा इंसान था, तो लोग उसे तुरंत भूल जाते हैं, यानी वो सचमुच मर गया। वो बस यही पूछ रहे थे कि मरने वाले के कर्म कैसे थे। चलो ये भी मान लिया, लेकिन उस लहलहाती खड़ी फसल को देखकर उसका ये पूछना कि ये कटी हुई है या बिना कटी, ये कहाँ की अक्लमंदी है? पिताजी, बात बहुत सरल है। आजकल बहुत से किसान अपनी जरूरत के लिए फसल कटने से पहले ही उसे साहूकारों को बेच देते हैं। अगर उस खेत का मालिक अपनी फसल पहले ही बेच चुका है, तो वो फसल तो खेत में खड़ी है, पर उसके मालिक के लिए वो कट चुकी है, क्योंकि वो उसका दाम पहले ही वसूल कर चुका है। बेटी, तू तो कमाल है, तेरी हर बात सही लग रही है। लेकिन किसान थोड़ा झल्लाते हुए आगे बोला, उसने मेरे इस खूबसूरत घर के बारे में ये क्यों कहा कि मकान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें एक ईंट की कमी है। मैंने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई इस घर की ईंट जोड़ने में लगा दी और उसे एक ईंट कम दिखाई दी। पिताजी, आप फिर धोखा खा गए। उन्होंने मकान की ईंटों की बात नहीं की थी, बल्कि वो इशारा मेरी तरफ था। मेरा आगे का एक दांत टूटा हुआ है और जब मैं बात करती हूँ तो वो खाली जगह किसी खिड़की की तरह साफ दिखाई देती है। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप में मकान मुझे कहा और ईंट मेरे उस टूटे हुए दांत को। उधर राजा असल में कहीं दूर सैर करने नहीं गया था,
बल्कि वो तो चुपचाप दरवाजे के बाहर खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। उसे जिस बुद्धिमत्ता और सुंदरता की तलाश थी वो उसे मिल चुकी थी। लड़की की बात खत्म होते ही राजा ने जोर से दरवाजा खटखटाया। किसान ने जैसे ही दरवाजा खोला वो राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे भाई, तुम तो कोई बहुत पहुंचे हुए विद्वान मालूम होते हो। मेरी बेटी ने तुम्हारी हर बात का जो अर्थ बताया उसे सुनकर मैं दंग रह गया हूँ। राजा मुस्कुराया और गरिमा के साथ खड़ा हो गया। उसकी आंखों में अब वो राजसी चमक थी जो वेश बदलने के बाद भी छिपी नहीं रह सकी। मैं कोई साधारण मुसाफिर नहीं बल्कि इस राज्य का राजा हूँ। मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह की गुणवान पत्नी की मुझे तलाश थी वो आज मुझे मिल गई। किसान और उसकी पत्नी ये सुनकर जड़वत रह गए। राजा ने अपनी कमर से एक मखमली थैली निकाली और उसमें से 100 सोने की अशरफियां निकालकर किसान के हाथ पर रख दी। इन अशरफियों से अपनी बेटी के लिए सबसे सुंदर कपड़े और गहने बनवाओ। ठीक 1 हफ्ते के बाद मैं बारात लेकर आऊंगा। फिलहाल मैं महल लौट रहा हूँ। किसान और उसकी पत्नी हैरानी से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये कोई हकीकत है या कोई सुंदर सपना। ठीक 1 हफ्ते बाद उस छोटे से गांव में राजा की शाही बारात पहुंची। ढोल नगाड़ों और हाथियों घोड़ों के साथ ऐसा समा बंधा कि मानो जंगल में मंगल हो गया हो। 4 दिनों तक उस गांव में ऐसा उत्सव चला कि हर कोना जगमगा उठा। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।